A very warm good morning to all of you. Today we discuss our next chapter, accounting ratio. Before that, we have to discuss the meaning of ratio as what you understand by ratio, term ratio. As in simple words, just we can say the relationship between two figures expressed in arithmetical term is called a ratio. अगर हम रेशियो की बात करते हैं तो किसी भी दो फिगर्स के बीच में जो भी अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है या उनको अगर हम अर्थमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वो रेशियो कहा जाता है. या हम ये कह सकते हैं रेशियो इज़ अ सिंपली वन नंबर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ अनदर. मतलब हम ये कह सकते हैं कि रेशियो जो है वो एक पर्टिकुलर तरीके से हम एक नंबर को दूसरे नंबर के संग एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो रेशियो कहा जाता है. अब जो हमारे बेसिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं इस चैप्टर के वो हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियो एंड रेशियो एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस, यूजेस एंड लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द मीनिंग ऑफ रेशियो in a definitive manner. A mathematical yardstick that measure the relationship between two figures or groups of figure which are related to each other and are mutually interdependent. अगर हम रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कह सकते हैं जिससे कि हम दो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स या इंडिविजुअल फिगर्स को या ग्रुप ऑफ फिगर्स को हम आपस में उनके रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हैं. इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्योर रेशियो, परसेंटेज और एज अ रेट. ये इन किसी भी फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. वो रेशियो हो सकता है, परसेंटेज हो सकता है और रेट हो सकता है. अब हम रेशियो एनालिसिस के मीनिंग की बात करते हैं. जब हम यहाँ बात करते हैं रेशियो एनालिसिस क्या होता है, तो अब ये हम लोग पहले से एक चीज़ जानते हैं कि ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक टूल होता है रेशियो एनालिसिस, जिसके थ्रू हम लोग ट्रेंड की हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था ट्रेंड एनालिसिस. तो वहाँ पे हम जब देखते हैं तो वो एक तरीके से आपका रेशियो एनालिसिस में आ जाता है या रेशियो एनालिसिस की हम वहाँ पे बात करते हैं. अब जब मीनिंग की बात की जाती है कि रेशियो एनालिसिस की मीनिंग क्या होती है, इट इज़ अ मेथड और प्रोसेस बाय विच द रिलेशनशिप ऑफ आइटम्स और ग्रुप्स ऑफ आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंप्यूटेड एंड प्रेजेंटेड. मतलब क्या हो गया कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो ग्रुप ऑफ आइटम्स हैं या कोई इंडिविजुअल आइटम्स हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को हम एक्सप्लेन करते हैं, उनको कंप्यूट करते हैं और शो करते हैं. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस. ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है फाइनेंशियल एनालिसिस का. हम जब बात करते हैं रेशियो एनालिसिस की या अकाउंटिंग रेशियोज़ की अगर हम बात करते हैं तो अकाउंटिंग रेशियोज़ बेसिकली जो होते हैं वो रिलेशनशिप शो करते हैं कि दो फिगर्स के बीच में जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो आइटम्स हो सकते हैं, वो कोई भी दो आइटम्स हो सकते हैं. आपके लाइबिलिटी एंड एसेट्स हो सकते हैं, आपके शेयर होल्डर्स फंड हो सकते हैं, कुछ भी कोई भी आइटम वहाँ पे हो सकता है. इज़ यूज टू इंटरप्रिटेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो दैट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ अ फर्म, its historical performances and current financial condition can be determined. रेशियो एनालिसिस से हम लोग कई सारी चीज़ें शो कर सकते हैं और इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, जैसे कि फर्म की वीकनेसेस क्या हैं, स्ट्रेंथ क्या है, उसका परफॉर्मेंस पिछला क्या था और प्रेजेंट टाइम में क्या है. अब हम आते हैं यूटिलिटी की हम बात करते हैं या बेसिकली हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स की भी बात कर सकते हैं. तो जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं या यूटिलिटी की बात करते हैं तो अकाउंटिंग रेशियोज़ आर वेरी यूजफुल इन असेसिंग द फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इंटरप्राइज. अकाउंटिंग रेशियो जो है वो किसी भी इंटरप्राइज की फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छे से एक्सप्लेन करता है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकता है इन टर्म्स ऑफ रेशियो या इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. हाउएवर इट्स यूटिलिटी लाइज इन कंपैरिजन ऑफ द रेशियो. क्योंकि रेशियो के थ्रू हम कंपेयर कर सकते हैं तो जो बेसिक यूटिलिटी होती है वो कंपैरिजन की होती है. कंपैरिजन में बी इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म फ्रॉम द सेम एंटरप्राइज ओवर अ नंबर ऑफ ईयर, फॉर टू एंटरप्राइज इन द सेम इंडस्ट्री, फॉर वन एंटरप्राइज अगेंस्ट द इंडस्ट्री एज अ होल, फॉर वन एंटरप्राइज अगेंस्ट अ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड और फॉर इंटर सेगमेंट कंपैरिजन विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन. ये अलग अलग हम इसके यूटिलिटी कह सकते हैं. फिर
एक पॉइंट इसमें और आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स की। हम जब यहाँ बात करते हैं उसको हम ऐसे ही एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव बेसिकली बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे एक आपका हो सकता है टू लोकेट द वीक स्पॉट्स ऑफ बिजनेस विच नीड मोर अटेंशन। अब उन पॉइंट्स को रेशियो एनालिसिस स्पॉट करता है या लोकेट करता है जहाँ पे बिजनेस को ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। It also provides deeper analysis of the liquidity, solvency, activity and profitability of the business. ये business के liquidity, solvency, activity और profitability को analyze करता है और बहुत अच्छे से explain करता है। It also provide information for making cross-sectional analysis or for making comparison. It also provide information for making time series analysis, and it also provide information useful for making estimates and preparing plans for the future. And now we discuss limitations of ratio analysis. limitations इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि 1 मार्क्स में कभी कभी ये क्वेश्चन आते हैं। तो अब इसमें है पिकिंग एन इंडस्ट्री बेंचमार्क कैन समटाइम बी डिफ़िकल्ट। पब्लिश्ड पीयर ग्रुप और इंडस्ट्रियल एवरेज आर not always representative of the firms being analyzed. An industry average is not necessarily a desirable target or norm. Accounting practices differ widely from among firms. Many firms experience seasonal changes in their operation. Financial ratio offer only clues. We need to analyze the number in order to fully understand the ratio. The result of financial analysis are dependent on the quality of financial statement. ये कुछ इसके बेसिक लिमिटेशंस हैं। इनको हम एक एज अ होल ये समझ सकते हैं कि जब हम लिमिटेशन की अकाउंटिंग रेशियो की बात करते हैं तो सबसे बेसिक पॉइंट जो आता है कि कई बार जो अकाउंटिंग, अगर आपका अकाउंटिंग डेटा रॉन्ग है या फॉल्स है तो आपको रेशियोज़ भी फॉल्स मिलेंगे। तो अकाउंटिंग रेशियो हमारा तभी परफेक्ट हो सकता है जब हमारे पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो। कई बार ये होता है कि डिफरेंट फर्म्स जो होती हैं डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ या डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड्स अप्लाई करती हैं, तो उस कंडीशन में कंपैरिजन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। कई बार प्राइस लेवल चेंजेस की वजह से इफ़ेक्टिव नहीं होता है रेशियो एनालिसिस। कई बार एब्सोल्यूट डेटा नहीं होता है तो रेशियो हमें करेक्ट नहीं मिलता। और एक जो अकाउंटिंग की बहुत बड़ी लिमिटेशन होती है विंडो ड्रेसिंग, ये रेशियोज़ में भी आ जाती है। विंडो ड्रेसिंग, अब जैसे बेटर पोजीशन शो करने के लिए वो डेटा दिखाए जाते हैं जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करते या एक्चुअली में होते ही नहीं हैं, और कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कंसील कर दिया जाता है या उनको छुपा दिया जाता है। प्रॉपर स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए जाते हैं रेशियो कैलकुलेशन के टाइम पे, और कई बार होता है कि सिर्फ रेशियो ही प्रॉपर कंक्लूजन के लिए एडिक्वेट नहीं होता, हमें अदर मेथड्स को भी यूज़ करना पड़ता है। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, जो कि बेसिकली हम लोग को पढ़ना है, जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें 4 कैटेगरी में हम अपने रेशियोज़ को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है लिक्विडिटी रेशियो, सेकेंड है कैपिटल स्ट्रक्चर लीवरेज रेशियो, और ज़्यादातर बुक्स में हम लोग देखते हैं सॉल्वेंसी रेशियो गिवन होता है, सॉल्वेंसी रेशियो। फिर है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड नेक्स्ट इज़ एक्टिविटी रेशियो। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली वो हम डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी रेशियो पे। बाकी के रेशियो हम लोग अपने नेक्स्ट में स्लाइड्स में शेयर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिक्विडिटी रेशियो के बारे में देखते हैं। लिक्विडिटी की मीनिंग क्या होती है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है। लिक्विडिटी मीन्स होता है फर्म की एबिलिटी जो कि फर्म की करंट लाइबिलिटी को मीट कर सके, या फर्म अपनी करंट लाइबिलिटी को कितनी इजीली मीट करता है, वो हमारा लिक्विडिटी कहा जाता है। जब हम लिक्विडिटी की बात करते हैं, इट ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। जैसे इसकी मीनिंग देखिए, दीज रेशियो एनालाइज द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म and indicate the ability of a firm to meet its short-term commitments out of its short-term resources. These are also known as, अभी जैसे हमने बताया कि short term solvency ratio भी इसको कहा जाता है। The ratio which indicate the liquidity of a firm are current ratio and quick ratio और asset test ratio. अब करंट रेशियो पे आते हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटी। अब करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी हमें पता है क्या होती है, तो फॉर्मूला जो है आपका करंट रेशियो का वो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, वेयर कन्वेंशनली अ करंट रेशियो ऑफ 2:1 इज़ कंसिडर्ड सेटिस्फैक्ट्री।
जहाँ करंट रेशियो की हम जब बात करते हैं तो ये 2:1 को कंसिडर किया जाता है कि ये सेटिस्फैक्ट्री है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब करंट एसेट्स हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या आता है। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, सन्ड्री डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, डिपॉजिट एंड एडवांसेस, कैश इन हैंड, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीवेबल एंड मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़, ये आइटम्स हमारे करंट एसेट्स में आते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं करंट लाइबिलिटी की। अब यहाँ पे sundry creditors, bills payable, outstanding expense, unclaimed dividend, advance received, income received in advance, provision for taxation, proposed dividend, installment of loan payable within 12 months, bank overdraft and cash credit। ये करंट रेशियो हो गया। दूसरा रेशियो इसमें होता है क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। दिस इज़ अ रेशियो बिटवीन क्विक करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। कई बार हम इसको क्विक लाइबिलिटीज़ भी कह सकते हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग क्विक करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटी और क्विक करंट लाइबिलिटी। फॉर्मूला है आपका क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। कन्वेंशनली अ क्विक रेशियो ऑफ 1:1 इज़ कंसिडर्ड सेटिस्फैक्ट्री। 1:1 अगर रेशियो है किसी भी फर्म का तो उसको हम सेटिस्फैक्ट्री रेशियो कह सकते हैं कि हाँ ये सेटिस्फैक्ट्री है। जब हम बात करते हैं लिक्विड एसेट्स के सिग्निफिकेंस की तो सिग्निफिकेंस 1:1 इसमें कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी करंट लाइबिलिटी का सिंगल रुपीज़ है देयर शुड बी एटलीस्ट 1 रुपीज़ फॉर लिक्विड एसेट्स। मतलब अगर 1 रुपये की आपकी करंट लाइबिलिटी है तो 1 रुपये का आप 1 रुपये एटलीस्ट आपके पास लिक्विड एसेट्स भी होना चाहिए। ठीक है, ये बेटर ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को बताने के लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है, या ये बताता है कि वो सारे एसेट्स जो ईजिली हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उनका क्या रेशियो है विद द करंट लाइबिलिटी। अब क्विक एसेट्स क्या होते हैं? क्विक एसेट्स आर करंट एसेट्स लेस प्रीपेड एक्सपेंस एंड इन्वेंट्री। हम जब भी करंट एसेट्स में से स्टॉक को या इन्वेंट्री को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो हमें क्विक एसेट्स मिल जाते हैं। और जब हम क्विक लाइबिलिटी क्या होती है तो क्विक लाइबिलिटीज़ आर करंट लाइबिलिटी लेस बैंक ओवरड्राफ्ट एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर क्वेश्चन में, वैसे जनरली आपके क्वेश्चन में नहीं दिया होता है ये चीज़ें, लेकिन अगर दी हुई हैं तो बैंक ओवरड्राफ्ट एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को माइनस करते हैं तो हमें क्विक लाइबिलिटी मिलती है। अभी हम लोग इनके क्वेश्चंस भी आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले इनको हम लोग एक बार देखते हैं। थैंक यू।